सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे संविदा पे। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर हम चर्चा करेंगे और सीधे जो प्रश्न जो हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे और यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा हम बात करते हैं संविदा के ऊपर। आइए, तो पहला प्रश्न ही ये है कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पहला प्रश्न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है आम भाषा में देखते हैं और जो कानूनी भाषा है उसमें देखते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर हम आम भाषा की बात करें तो आम बोलचाल की भाषा में कहें तो संविदा का मतलब है अनुबंध या एग्रीमेंट होता है। आम बोलचाल की भाषा में किसी से क्या करना, अनुबंध करना। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में कोई ऐसा सौदा या समझौता करते हैं जिसे कानून लागू करवा सके तो उसे क्या कहते हैं भी, संविदा कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो लोग हैं, दो या दो से अधिक लोग जो आपस में क्या कर सकें, अनुबंध कर सकें, समझौता कर सकें, सौदा कर सकें और जिसे कानून, कोर्ट या लॉ लागू करवा सकता तो उसे क्या कहते हैं, संविदा कहते हैं। ठीक है, कानूनी परिभाषा में देखें तो धारा बोलते ही है 18 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 1872 की धारा 2 की उपधारा ज सेक्शन 2 की उपधारा एच के अनुसार वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो यानी कानून द्वारा लागू कराया जा सके, क्या वह करार, वह क्या है, संविदा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए साधारण करार क्या है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कहा कल हम शाम को साथ में चाय पीएंगे भाई। ठीक है भाई, आपके दोस्त को आपने कह दिया, यह एक साधारण वादा या करार है भाई। ठीक है, अगर आपका दोस्त कल चाय पीने नहीं आया तो आप उसे कोर्ट में घसीट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये साधारण करार है, कानून द्वारा मान्य कहां पे हो गया है अभी। ठीक है, तो आप उसे कोर्ट नहीं घसीट सकते, इसलिए यह संविधान नहीं है भाई। ये क्या है, ये ओनली करार है, करार कर दिया, ये वादा कर दिया कि ये साथ चाय पीने चलेंगे। ठीक है, तो ये साधारण बात है क्योंकि यह कानून द्वारा परिवर्तनीय यानी कानून द्वारा लागू कराया जा नहीं सकता भाई, कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता, इसलिए यह संविधान नहीं है भाई, करार है ये अकेला। अब संविदा क्या है। मान लीजिए आपने किसी बिल्डर के साथ घर खरीदने का लिखित सौदा किया भाई और दोनों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, यानी कि ये बिल्डर है, इससे आपने घर खरीदने के लिए बोला। ठीक है, कि मैं ये घर खरीद लूंगा, बिल्डर का घर है। आपने दोनों ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ बिल्डर ने और यहाँ आपने, तो आपके बीच में दोनों का करार हो गया। अगर अब बिल्डर आपको घर देने से मना कर दे तो आप कोर्ट न्यायालय में जा सकते हैं कि इतने में सर हमारी बात हुई थी और इतने में क्या है, इसने देने के लिए राजी हो गया था ये, और दोनों के यहाँ पे क्या है, साइन है, ये क्या है, करारनामा है। ठीक है, क्योंकि इस समझौते को कानून का समर्थन प्राप्त है भाई, इसलिए यह एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात को ध्यान रखना, हर करार संविदा नहीं होती लेकिन हर संविदा करार होता है भाई, ये बात ध्यान रखना भाई। कोर्ट में लागू कराया जा सकता है भाई इसे, इसलिए यह क्या है, संविदा है भाई। ठीक है, तो धारा 2 की उपधारा ज याद रखना, जो संविदा के बारे में बताती है, वह करार जो विधि द्वारा मान्य हो वो क्या है, संविदा है। आइए आगे चर्चा करते हैं।
तीन विधिवेता हैं। इन विधिवेताओं ने क्या कहा है संविदा के बारे में, आइए उनके बारे में देखते हैं। मुल्ला साहब ने संविदा के बारे में क्या कहा? मुल्ला साहब परिभाषा देते हैं कि विधि द्वारा परिवर्तनीय यानी कि विधि द्वारा लागू कराया गया प्रत्येक करार या वचन संविदा है। भाई ये बात बोलते हैं कौन? मुल्ला साहब, डीएफ मुल्ला बोलते हैं। ठीक है, कि विधि द्वारा जो भी करार लागू कराया जाता है वो क्या करार या वचन, वो क्या है? संविदा है। ये बात बोलते हैं डीएफ मुल्ला साहब। कानून द्वारा लागू कराया जा सकता है। मुल्ला साहब बहुत सीधी बात कहते हैं। उनके अनुसार कोई भी ऐसा वादा या समझौता जिस पर कानून की मोहर लगी हो और जिसे अदालत के जरिए लागू कराया जा सके वही क्या है? संविदा है। यानी वादा ऐसा जो कि कानूनन मान्यता दे, भाई कानून जिसको क्या दे? मान्यता दे। ये बात बोलते हैं डीएफ मुल्ला साहब। ठीक है भाई। आगे जो है हमारे पास एक और विधिवेता है। सॉरी, बीच में कुछ काम हो गया था। तो आगे हमारे पास विधिवेता सामंत साहब। सामंत साहब परिभाषा क्या देते हैं संविदा के बारे में? सामंत साहब बोलते हैं कि संविदा एक ऐसा करार है, ऐसा वादा है जो पक्षकारों के बीच दायित्वों का सृजन एवं उन्हें परिभाषित करता है। ये बोलते हैं कौन? सामंत साहब। सामंत महोदय कहते हैं कि जो संविदा जो है वो ऐसा करार या वादा है जो पक्षकार यानी कि जो पक्षकार जो है करने वाले उनके बीचों में दायित्वों का, कि उनके क्या दायित्व है, दायित्वों का सृजन उन्हें परिभाषित करता है। ये क्या? संविदा सामंत साहब के अनुसार। सामंत साहब दायित्व पर जोर देते हैं भाई कि पक्षकारों का क्या दायित्व हुआ। अब एक पक्षकार ने क्या दे दी? वस्तु दे दी, तो दूसरे पक्षकार का दायित्व है कि उसको पैसे दी। ठीक है, जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां तय करते हैं, जैसे एक की जिम्मेदारी सामान देना और दूसरे की जिम्मेदारी क्या है? पैसे देना। ठीक है, आपने कोई ऑनलाइन चीज बुक कर दी तो आपका दायित्व क्या होगा? आपका और जो सामने वाली पक्ष जो है आपके दोनों का क्या हो गया भाई? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, संविदा होगी। ठीक है, आपने ऑनलाइन चीज बुक की तो वो आपको सामान देंगे, आप उसको क्या दोगे? पैसे दोगे भाई। यह करार उन जिम्मेदारियों को पैदा भी करता है यह करार उन जिम्मेदारियों को भी पैदा कर सकता है जो साफ साफ बताती भी हैं कि किसे क्या करना है। ये बात बोलते हैं सामंत साहब। तो सामंत महोदय दायित्वों पर क्या करते हैं? जोर देते हैं। ठीक है, अब सर विलियम एंस क्या कहते हैं भाई संविदा के बारे में? तो एंस महोदय कहते हैं संविदा से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार है जो विधि द्वारा लागू करवाया जाता है, परिवर्तनीय है, तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने या करने से क्या प्रभावित रहने के लिए कतिपय अधिकार अर्जित कर लेते हैं या कर लेते हैं।
ठीक है, ये बोलते हैं कौन? एनस महोदय। एनस महोदय कहते हैं कि संविदा जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा करार है जो कि विधि द्वारा क्या है? लागू करवाया जाता, परिवर्तनीय है भाई, मान्य है भाई। ठीक है भाई। तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार, ठीक है, एक पक्षकार भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने, यानी कि कोई दूसरा पक्षकार है, उसे अगर संविदा की है तो उनके लिए काम करेंगे वो, ठीक है। अब उनको सामान चाहिए तो सामान देंगे, और दूसरे पक्षकार की क्या जिम्मेदारी है? उसको पैसा देना, तो पैसा देंगे। किसी काम को करने या करने के से क्या है? प्रभावित रहने के लिए कतिपय अधिकार अर्जित कर लेते हैं भाई। आसान भाषा में देखते हैं, एनस महोदय की परिभाषा थोड़ी लंबी है पर है बहुत मजेदार है। क्या बोलते हैं वो? इनका मतलब है कि जब दो लोग मिलकर कोई ऐसा समझौता करते हैं जो कानून द्वारा मान्य हो, तो उस समझौते की वजह से हर पक्षकार को कुछ कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। ये बात बोलते हैं एनस महोदय, सीधी बात है। सामंत साहब क्या कहते हैं कि दोनों के दायित्व सर्जित होंगे, दोनों पक्षों के। मुल्ला साहब कहते हैं कि विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, विधि द्वारा क्या हो? लागू करवाया गया हो, कानून की मोहर हो। और जो एनस महोदय कहते हैं वो क्या कहते हैं कि दोनों जो पक्षकार जो हैं, दोनों पक्षकार कोई ऐसा समझौता करते हैं जो कानून द्वारा मान्य हो, और उस समझौते की वजह से हर पक्षकार को कुछ कानूनी अधिकार मिले। ठीक है, ये बात बोलते हैं कौन? एनस महोदय। सामंत साहब के दायित्व देखते हैं, एक की जिम्मेदारी सामान देना तो दूसरे की पैसा देना भाई। और एनस महोदय का क्या है? वे वह सामने वाले से कोई काम करवा भी सकते हैं, मकान बनवाना भाई, या फिर सामने वाले को कोई काम करने से रोक भी सकते हैं। जैसे तय किया गया कि तुम इस इलाके में मेरी दुकान के सामने दूसरी दुकान नहीं खोलोगे, तो ये बात गलत है भाई, ये संविदा नहीं मानी। ठीक है, ये ऊपर वाली सही है कि आप काम करवा सकते हैं। तीन विधिवेता एक ही बात अलग अलग तरीके से कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग कोई ऐसा वादा या समझौता करें जिसे कानून मान्यता देता है, तो उसे दायित्व, जिम्मेदारियों और अधिकार पैदा होते हैं, और यही क्या है? संविदा कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। केस देखते हैं। एक श्रीमती मंजू आरा बेगम बनाम स्टेट ऑफ मेघालय का केस था, 2016 का केस था। मेघालय का क्या मामला था? इस मामले में संविदा की परिभाषा दी गई भाई कोर्ट द्वारा। केस का ध्यान रखना, श्रीमती मंजू आरा बेगम बनाम स्टेट ऑफ मेघालय। इस केस में अदालत ने कहा, संविदा से अभिप्राय यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बिना किसी प्रपीड़न, ठीक है, या धोखाधड़ी असर के तथा विधि पूर्ण प्रयोजन के लिए किया गया करार से है। तो श्रीमती मंजू आरा बेगम बनाम स्टेट ऑफ मेघालय के केस में अदालत ने कहा कि संविदा वो है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच द्वारा की गई हो, लेकिन उसमें न तो कोई प्रपीड़न हो, डरा धमका के किया गया हो, नहीं उसमें कोई क्या हो? धोखाधड़ी हो। वही क्या है? संविदा है। ठीक है, इसे एक एक शब्द आसान भाषा में समझते हैं। इस परिभाषा में अदालत ने संविदा बनाने के लिए तीन सबसे मुख्य शर्त बताई थी भाई। कौन कौन सी शर्त बताई थी? कि संविदा कब सही मानी जाएगी, ठीक है, बिना किसी प्रपीड़न के। कोर्ट ने कहा कि संविदा तो हो लेकिन बिना किसी प्रपीड़न के हो, किसी को डरा धमका कर या बंदूक की नोक पर साइन नहीं कराया होना चाहिए, सौदा बिल्कुल मर्जी से होना चाहिए, तो क्या है? संविदा सही है। उदाहरण देखते हैं, आपने मर्जी से मोबाइल खरीदने के लिए दुकानदार से एग्रीमेंट किया भाई। गलत उदाहरण की बात करें, किसी ने धमकी दी, साइन कर वरना जान से मार दूंगा, यह संविदा नहीं है। बात को ध्यान रखना। बात नंबर 2,
बिना किसी धोखाधड़ी के, किसी बड़े पद, धोखे या अपने प्रभाव जैसे बॉस, डॉक्टर या गुरु का गलत फायदा उठाकर किसी को मजबूर न किया गया हो गई। ठीक है, संविदा करने सही उदाहरण देखते हैं। दो दोस्त बराबरी से बैठकर शर्तों पर क्या करते हैं, सहमत देते हैं। सही उदाहरण है। गलत उदाहरण, बॉस ने कहा अगर साइन नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी, यह संविदा नहीं है भाई, बात को ध्यान रखना। विधि पूर्ण प्रयोजन, मतलब समझौते का मकसद बिल्कुल कानूनी वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुपारी देने या ड्रग्स बेचने का एग्रीमेंट कर लें। ये नहीं कह सकते कि आप किसी को ऐसे मार दे, भाई ले भाई संविदा करें, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा और फलाने को अटका दे संविदा करें। तो वो संविदा कैसी होनी चाहिए, विधि पूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि विधि के खिलाफ और आप संविदा कर रहे हैं और फिर कोर्ट में चल जाओगे, फलाने को नहीं मारा, ऐसे थोड़ी होगा, वह संविदा नहीं कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। घर खरीदने, नौकरी करने या सामान बेचने का समझौता, ये क्या है, संविदा है भाई। कैसी संविदा है, विधि पूर्ण संविदा है। गलत उदाहरण, किसी को नुकसान पहुंचाने, सुपारी देने या ड्रग्स बेचने का समझौता, यह संविदा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना भैया। यही बात श्रीमती मंजू आरा बेगम बनाम स्टेट ऑफ मेघालय के केस में कही गई थी न्यायालय द्वारा। इस केस के अनुसार तभी कोई करार संविदा कहलाता है जब वह परपीड़न से क्या हो, मुक्त हो, अशुभ असर से मुक्त हो। ठीक है, विधि पूर्ण कानूनी प्रयोजन के लिए हो गई, तभी वह करार कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी वह एक संविदा है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या है। यह प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये केस था, ये जो संविदा क्या है, इसी में ये कुछ पॉइंट थे और ये प्रश्न यहां तक था भाई। इसको आप कर सकते हैं भाई, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि संविदा क्या है। अब बात करते हैं संविदा के तत्व कौन कौन से हैं भाई, आवश्यक तत्व। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार किसी भी वैध यानी कि सही कानून द्वारा मान्य संविदा के लिए निम्नलिखित 6 तत्वों का होना जरूरी है। कौन कौन से हैं वो 6 तत्व, आइए देखते हैं। अगर किसी एग्रीमेंट में ये सारी बातें नहीं है होंगी तो वह कभी पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पहला पॉइंट है कम से कम 2 पक्षकार हों भाई। ठीक है, ये नहीं कि 2 इधर हो 2 इधर हो, नहीं, एक ही है, तो 2 पक्षकारों बिना संविदा होगी नहीं। अकेला पक्षकार कैसे संविदा कर लेगा। ठीक है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 लोग होने जरूरी हैं। कोई भी इंसान खुद के साथ संविदा नहीं कर सकता, एक बेचने वाला चाहिए तो दूसरा उसे खरीदने वाला चाहिए। एक पक्षकार कौन है, बेचने वाला, दूसरा पक्षकार कौन है, खरीदने वाला। बात नंबर 1, यह है आवश्यक तत्व संविदा के। तो पहला आवश्यक तत्व, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए संविदा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, करार करने के लिए। बात नंबर 2, पक्षकारों का सक्षम होना। बात नंबर 2 रखी कि जो पक्षकार जो है संविदा कर रहे हैं वो सक्षम होने चाहिए भाई संविदा करने के लिए। तो संविदा पक्षकारों का सक्षम होने की क्या शर्तें हैं, आइए देखते हैं। समझौता करने वाले लोग कानून की नजर में काबिल होने चाहिए, यानी बालक यानी कि वयस्क हो, यानी 18 साल से ऊपर का होना चाहिए भाई। बात नंबर 1। बात नंबर 2, दिमाग सही हो उनका, स्वस्थ मस्तिष्क के हो, यानी पागल या नशे की धुत में न हो। बात नंबर 3, किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित न किए गए हो भाई। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए, कम से कम 2 पक्षकार होंगे, पक्षकार सक्षम होने चाहिए भाई, 2 तत्व हो गए। तीसरा, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए भाई। दोनों पक्षकारों की रजामंदी बिल्कुल आजादी और अपनी मर्जी से होनी चाहिए, डरा धमका कर नहीं होनी चाहिए, धोखा देकर नहीं होनी चाहिए, गलत असर डालकर नहीं होनी चाहिए। रजामंदी में किसी तरह का धोखा, दबाव या गलत असर नहीं होना चाहिए। 3 तत्व हो गए भाई संविदा के।
जब ये 6 आवश्यक तत्व पूरे होते हैं तभी कोई एग्रीमेंट कानून की नजर में वैध संविदा बनता है। तो ये देखे थे 3 तत्व, 3 और देखते हैं हम आगे कौन कौन से हैं। आइए आइए भाई, आइन में यही है, एक ही 2 पक्षकार, पक्षकार सक्षम होने चाहिए और क्या स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ठीक है, आइए, इसमें डरा धमकाकर नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये शर्तें दे दी हुई इसमें। ठीक है, तो ये 6 तत्व पूरे होंगे तभी क्या होगा, संविदा सही मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। आइए आगे देखते हैं। संविदा को अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जो संविदा जो है उसे संविदा को अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी संविदा को कानून द्वारा पहले से ही शून्य घोषित कर दिया गया है तो वह संविदा नहीं मानी जाएगी, इस बात को ध्यान रखना, और उसे लागू नहीं किया जा सकता, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अवैध कार्यों के लिए बनी संविदा, जैसे ड्रग्स की बिक्री, कानून के विरुद्ध बनी संविदा, लोक नीति के खिलाफ बनी संविदा, ऐसी संविदा जिसे अधिनियम द्वारा शून्य घोषित किया गया है, तो जिसे पहले इस कानून ने शून्य घोषित कर दिया तो वो संविदा बनेगी नहीं। ठीक है, यह भी इसके क्या थे, पक्ष थे। अब ये केस यहाँ पे भी दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया, तो अच्छा ये है कि ये वाला केस पढ़ा जाए। केस एक ही दो, तरसेम सिंह बनाम सुखमिंदर सिंह, 1998 का केस था। क्या केस था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में यह फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया, संविदा 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के बीच एक द्विपक्षीय सहव्यवहार होता है, इसका लिखित में होना आवश्यक नहीं है। यह बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में, इसका लिखित में होना आवश्यक नहीं है। द्विपक्षीय सहव्यवहार क्या है, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 तरफा, दोनों पक्षों की तरफ से होता है। इसमें कम से कम 2 लोग होने जरूरी हैं जो आपस में मिलकर कोई सौदा या वादा तय करते हैं। अकेला इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखना। ये एक पक्ष हो गया, ये 2 पक्ष आपस में क्या किया, वादा किया, सौदा हो गया भाई। यानी यह दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्य तय करता है, और कर्तव्य दायित्वों के लिए किसने बोला था, सामंत मोदी ने बोला था। ठीक है, और अधिकार और कर्तव्य के लिए किसने बोला था, एन्स मोदी ने बोला था। लिखित में होना जरूरी नहीं है भाई, ये बात बोली थी माननीय न्यायालय ने इस मामले में। यह बहुत काम की बात है। बहुत से लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए स्टंप पेपर, कोर्ट कचहरी या लिखित कागज होना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जुबानी ओरल समझौता या बातचीत से भी वैध संविदा बन सकती है, बेशर्ते उसमें संविदा के बाकी सारे जरूरी तत्व जैसे स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य मौजूद हो गई। ये बात कही थी माननीय न्यायालय ने। ठीक है, मैं आपको 10 दिन में माल दे दूंगा और आप मुझे पैसा दे देना। जुबानी समझौता भी वैध संविदा हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। ये तरसेम सिंह बनाम सुखमिंदर सिंह के केस में 1998 में माननीय न्यायालय ने कही थी ये बात। इस फैसले का सार यह है कि संविदा के लिए 2 पक्षों के बीच आपसी सहमति वाला सौदा होना चाहिए, चाहे वह जुबानी हो या लिखित हो, पर उसमें सभी आवश्यक तत्व मौजूद हों, जैसे सक्षम होने चाहिए, 2 पक्षकार होने चाहिए, और सक्षम की जो शर्तें हैं वो होनी चाहिए पूरी की पूरी, 18 वर्ष से ऊपर हो, स्वचित हो, स्वतंत्रता से की गई हो, धोखाधड़ी नहीं हो। ठीक है,
ये बातें इस मामले में न्यायालय द्वारा कही गई थी। ठीक है, संविदा का मूल आधार है आपसी सहमति और वैध उद्देश्य, सही उद्देश्य के लिए संविदा। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है हमारे पास संविदा कितने प्रकार की होती है। आइए, तो संविदा कितने प्रकार की होती है आइए देखते हैं। नंबर 1 है अभिव्यक्त संविदा। जब दो लोग आपस में साफ साफ बोलकर ओरल या लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अभिव्यक्त संविदा। जैसे मैं तुम्हें अपना फोन 10,000 रुपये में बेचूंगा, ठीक है, मंजूर है, तो ये संविदा हो गई, अभिव्यक्त संविदा है। आपने किसी से कहा कि मैं अपना फोन 10,000 रुपये में बेचूंगा और उसने कहा कि ठीक है, मंजूर है, यह बोलकर हुई अभिव्यक्त संविदा है। भाई बात को ध्यान रखना, अभिव्यक्त किया गया विचारों को। दूसरी है विवक्षित संविदा। ये क्या होती है? इसमें कोई बोलता या लिखता नहीं है भाई। विवक्षित जो संविदा है इसमें नहीं तो कोई बोलेगा नहीं लिखेगा, ठीक है, तो बल्कि इंसानों के काम, आचरण या व्यवहार से समझ आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे कनेक्टर बस में टिकट दे रहा है तो वो आपकी ऊपर बात, आप टिकट ले या नहीं ले। अगर आप टिकट ले लेते हैं तो फ्लाइंग से बच जाते हैं, आपने संविदा कर ली, और नहीं लोगे तो फ्लाइंग वाले पकड़ेंगे आपको। अगर बस में आकर चुपचाप बैठ जाते हैं और कनेक्टर को किराया देते हैं, यहां किसी ने मुंह से टिकट या यात्रा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया भाई, लेकिन बस में चढ़ना ही इस बात का इशारा है कि आप किराए देंगे और बस आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे भाई। इस संविदा को बोलते हैं विवक्षित संविदा। ठीक है भाई। नंबर 3 अनवर्थक संविदा। क्वेश कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनवर्थक संविदा क्या है? असल में दोनों पक्षों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इरादा नहीं होता भाई, ठीक है, लेकिन कानून खुद ब खुद मान लेता है कि इनके बीच संविदा जैसा रिश्ता बन गया ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो गई। उदाहरण देखते हैं। गलती से आपका सामान किसी और के घर पहुंच गया तो कानून उस इंसान की जिम्मेदारी तय करता है कि वह आपका सामान आपको वापस लौटाए। भाई गलती से पूछा तो वापस लौटाना पड़ेगा, भले ही आपने उससे कोई लिखित या मौखिक करार न किया हो। इसको बोलते हैं अनवर्थक संविदा, क्वेश कॉन्ट्रैक्ट। बात नंबर 4 समाश्रित संविदा। ये क्या है? ऐसी संविदा जो किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर निर्भर होती है, इसे बोलते हैं समाश्रित संविदा। जैसे हम पॉलिसी लेते हैं तो वो कौन सी संविदा है? समाश्रित है, भविष्य पर निश्चित है भाई, अनिश्चित है, भविष्य की अनिश्चित घटना पर क्या है वो टिकी हुई है। यानी अगर ऐसा हुआ तब यह कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा। जैसे बीमा, उदाहरण देखते हैं। बीमा कंपनी कहती है कि अगर आपके घर में आग लगी, घटना घटी, तो हम पैसे देंगे, अगर आग नहीं लगी तो पैसा नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं समाश्रित संविदा। 5वें नंबर पे कौन सी संविदा है? ये पण तौर की संविदा। इसको बोलते हैं पण तौर की संविदा। ये क्या होती है? सीधी भाषा में इसे शर्त कहते हैं भाई, ठीक है। ऐसा समझौता जिसमें एक पक्षकार पैसे जीतेगा और दूसरा पैसा हारेगा, तो इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में कोई घटना कैसे घटती है। उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट मैच पर शर्त लगाना कि अगर इंडिया जीती तो मैं 500 रुपये दूंगा और अगर पाकिस्तान जीता तो तुम मुझे दोगे। कानून की नजर में ऐसी संविदा अवैध या शून्य होती है, इस बात को ध्यान रखना।
ये नंबर 5 वाली संविधा तो होती है, लेकिन क्या कानून की नजर में शून्य है भाई। अगर इंडिया जीती तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, और अगर पाकिस्तान जीता तो तुम मुझे 500 देना। तो ये ऐसी संविधा भारत में, ये जो कानून की नजर में क्या है, शून्य है भाई। हर संविधा वैध नहीं होती, ये बात यहाँ पे लिख दी है। संविधा के वैध होने के लिए भारतीय संविधा अधिनियम 1872 के अनुसार सभी आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है, तभी वह कानून द्वारा परिवर्तनीय होगी। ये बात भी आप ध्यान रखना। आइए आगे जो संविधा है उनके बारे में चर्चा करते हैं। संविधा कल्प भाई, अर्ध संविधा, ये क्या है? नंबर 6 पे कौन सी संविधा आती है? संविधा कल्प अर्ध संविधा। यह ऊपर वाली जो संविधा जो थी, कौन सी थी? ये वाली क्वेस कॉन्ट्रैक्ट की संविधा। तो ये ऊपर वाली जो संविधा थी, अनवैथिक संविधा का ही क्या है, बाई है। कौन सी? संविधा कल्प। इसमें कानून इंसाफ के सिद्धांत के आधार पर किसी बेकसूर को बचाने और दूसरे पर जबरन जिम्मेदारी डालने के लिए ऐसा बर्ताव करता है मानो कोई असली संविधा हुई हो। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। आप गलती से किसी के घर बिजली, पानी या गैस का उपयोग कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई, कर रहे हैं, तो कानून मान लेता है कि आपको उसका उचित मूल्य देना होगा, क्योंकि आपने उपयोग किया उसका बिजली, पानी और गैस का उपयोग, तो आपको देना पड़ेगा, भले ही आपके बीच कोई असली संविधा नहीं हुई हो। इसको बोलते हैं संविधा कल्प। कानून का उद्देश्य किसी के साथ नाइंसाफी न हो, इसलिए ये संविधा होती है संविधा कल्प अर्ध संविधा। नंबर 7 पे कौन सी है? अवैध संविधा। ऐसा समझौता जिसका मकसद या लेना देना पूरी तरह से गैर कानूनी, अनैतिक या समाज के नियमों के खिलाफ हो, उसको अवैध संविधा कहते हैं। किसी की सुपारी देना कि फलाने को मार दो, अवैध संविधा है। ड्रग्स की तस्करी करना या चोरी की योजना बनाना, सभी क्या है? अवैध संविधा है। कानून की नजर में ये सरकार, ये सरासर अवैध है और इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। इन बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं शून्य संविधा। ये क्या है? शून्य और शून्यकरण, ये दोनों संविधा पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलता है। आइए देखते हैं शून्य संविधा क्या है। शून्य संविधा 1872 का एक्ट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 6 छतरी वाला में शून्य संविधा के लिए बताया गया है। क्या है भाई? ये ऐसा करार जो शुरू में तो ठीक था या बाद में परिस्थितियां बदलने की वजह से कानून की नजर में खत्म, रद्द हो गया और अब उसे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, इसको बोलते हैं शून्य संविधा। यानी कि पहले तो ऐसे ही था भाई संविधा, लेकिन बाद में क्या हुआ, कानून की नजर, बाद में परिस्थितियां बदलने की वजह से कानून की नजर में ये क्या हो गया? शून्य हो गया, खत्म हो गया ये करार, इसको बोलते हैं शून्य संविधा। उदाहरण देखते हैं। आपने किसी से संगीत का शौक करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका पहले, लेकिन शो जब हो रहा था, शो से ठीक पहले कलाकार की अचानक मृत्यु हो गई। अब कलाकार ही नहीं रहा तो शो कौन करेगा? तो संविधा क्या हो गई? शून्य हो गई। अब यह कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो गया क्योंकि इसे पूरा करना नामुमकिन हो गया, क्योंकि कलाकार ही मर गया। ऐसी संविधा शुरू से शून्य नहीं होती, बल्कि बाद में असंभव हो जाने पर शून्य हो जाती है भाई, इन्हीं को बोलते हैं शून्य संविधा। बात है शून्यकरणीय संविधा, धारा 2 की उपधारा 6। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पक्ष की मर्जी से तो कानूनी है, लेकिन दूसरे पक्ष जिसके साथ धोखा हुआ है या दबाव डाला गया है के पास ये अधिकार है कि वह जब चाहे उसे रद्द करवा दे। ये देखते हैं उदाहरण क्या है। अगर किसी ने आपको बंदूक की नोक पर डराकर जमीन का बयाना करवा लिया तो यह कॉन्ट्रैक्ट आपके विकल्प पर शून्यकरणीय है भाई, ठीक है।
आप चाहे तो कोर्ट जाकर उसे रद्द करवा सकते हैं। यह है शून्यकरणीय। ठीक है, यह संविदा तब तक वैध रहती है जब तक कि पीड़ित पक्ष समय इसे रद्द न करा दे। तो ये क्या है, शून्यकरणीय संविदा। संविदा का प्रकार वही माना जाएगा जो उसके उद्देश्य, परिस्थितियों और कानून के प्रभाव के आधार पर तय हो गई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। ये संविदा के प्रकार 3 हो गई। अब बात करते हैं शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा के बीच अंतर। ये प्रश्न आता है कि शून्य संविदा क्या है और शून्यकरणीय संविदा क्या है भाई। आइए भाई, शून्य संविदा के बारे में देखते हैं। पहले कानूनी रूप से लागू होने का अंतर क्या है। शून्य संविदा यह ऐसा करार होता है जिसे कानून द्वारा बिल्कुल भी लागू नहीं कराया जा सकता। यह शुरू से ही या बाद में हालात बदलने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, कौन सा करार, शून्य संविदा। या तो शुरू से ही हो गया शून्य, या बाद में हालात बदलने से क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। अब शून्यकरणीय क्या है, यह पीड़ित पक्षकार जिसके साथ धोखा या जबरदस्ती हुई है कि इच्छा पर निर्भर होता है। वह चाहे तो इसे कोर्ट में सही मान सकता है या चाहे तो इसे रद्द करवा सकता है भाई। अगर रद्द नहीं करेगा तो ये वैध मानी जाएगी, सही चलती रहेगी संविदा, और अगर रद्द करवा देगा तो शून्यकरणीय हो जाएगी। अब वैधता के समय की बात करते हैं, क्या है भाई। शून्य संविदा यह तब तक वैध यानी कि ठीक रहती है जब तक कि यह पूरी तरह से असंभव या गैर कानूनी नहीं हो जाती। जैसे ही इसमें कोई कानूनी अड़चन आती है तो यह शून्य हो जाती है। बात ध्यान रखना, मैं तब तक वैध हूं जब तक कोई कानूनी अड़चन न आए। शून्यकरणीय संविदा यह तब तक बिल्कुल वैध और पक्की रहती है जब तक कि पीड़ित इंसान अदालत खुद जाकर उसे रद्द घोषित न करवा दे। अगर वह चुपचाप बैठा रहा तो यह चलती रहेगी, शून्य नहीं होगी। पक्षकारों का विकल्प क्या होगा, शून्य संविदा इसमें किसी भी पक्षकार के पास यह छूट या विकल्प नहीं होता कि वह इसे अपनी मर्जी से वैध बना सके। कानून की नजर में यह पूरी तरह से रद्द हो चुकी होती है। लेकिन शून्यकरणीय संविदा इसमें पीड़ित पक्षकार के पास पूरा अधिकार और विकल्प होता है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा दे या फिर उसे मना करते हुए या मान ले उसको। क्षतिपूर्ति नुकसान की भरपाई का अधिकार की बात करें तो शून्य संविदा क्या कहती है, इसमें आमतौर पर किसी पक्षकार को हर्जाना या क्षतिपूर्ति नहीं मिलती भाई, क्योंकि शून्य ही हो गई शुरू से ही। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना किसी की गलती से नहीं बल्कि अक्सर कुदरती या कानूनी बाधाओं से रुकता है भाई। ठीक है, शून्यकरणीय संविदा में यदि कोई पक्षकार इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाता है तो उसे दूसरे पक्ष से नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार मिल सकता है, खासकर तब जब किसी ने धोखा दिया हो या जबरदस्ती की हो। ठीक है, शून्य संविदा शुरू या बाद में खत्म, समाप्त, यानी इसे कोई भी लागू नहीं कर सकता। अगर शून्य हो गई तो लागू नहीं होगी। शून्यकरणीय संविदा विकल्प पीड़ित के पास, यानी पीड़ित चाहे तो रद्द कर दे चाहे तो रहने दे। ठीक है, यह शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा के बारे में क्या था, अंतर था। आइए आगे चर्चा करते हैं। परंतु सभी करार संविदा नहीं होते। प्रश्न आया हमारे पास कि सभी करार क्या हैं। सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती भाई। आइए देखते हैं। आसान मतलब, हर वादा या समझौता पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। कई वादे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और वे सिर्फ करार बनकर रह जाते हैं, संविदा नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि किसी भी करार को संविदा बनाने के लिए कानून द्वारा प्रवर्तनीय
होना चाहिए, यानी उसमें संविदा के सारे जरूरी तत्व होने चाहिए। जैसे स्वतंत्र सहमति हो, वैध उद्देश्य हो, सक्षम पक्षकार हो, वैध प्रतिफल हो। एक मस्त उदाहरण देखते हैं घरेलू या सामाजिक करार पे। शाम को मेरे घर डिनर पर आना, उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। यह दोनों के बीच एक करार है, करार तो है, लेकिन अगर शाम को आपका दोस्त डिनर पर नहीं बुलाता या आप नहीं जाते, तो क्या आप उस पर कोर्ट में केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। करार तो है ये कि आ जाना, लेकिन ये क्या है, कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक वादा है, इसमें कोई कानूनी इरादा नहीं था, इसलिए यह करार तो है पर संविधान नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। व्यापारिक संविदा क्या होगी? मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और तुम मुझे टैबलेट देंगे, ठीक है, करार हो गया। यह करार भी है, और चूंकि इसमें कानूनी वैधता भी है, इसमें ऑफर, स्वीकार, प्रतिफल, वैध उद्देश्य और बाकी सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं, इसलिए यह संविदा भी बन गया। इस बात को ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यह है कि सभी करार जो हैं संविदा नहीं होते, लेकिन सभी संविदाएं करार जरूर होते हैं। हर संविदा की शुरुआत एक करार से होती है, लेकिन हर करार संविदा नहीं बनता। संविदा वही बनता है जिसे कानून मान्यता देता है और अदालत में लागू कराया जा सकता है। वादे बहुत होते हैं, पर कानून सिर्फ वैध वादों को ही संविदा मानता है। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारी संविदा के बारे में कुछ मुख्य प्रश्न, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे प्रश्न थे और आपको एग्जाम में इनसे सीधा सीधा देखने को मिलेगा, ये देख लेना आप। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।